ख़त्म नबूवत की तहरीक। ये इल्ज़ाम जेल से कॉलेज तक पहुंच गया और मेरे खिलाफ अक्सर इस्तेमाल होता, जिससे मैं खुद भी महसूस होता था। भूख हड़ताल। अचानक एक खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि जेल में भूख हड़ताल का फैसला किया गया। मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब जमानत पर जा चुके थे। मौलाना अब्दुल सत्तार तौहीदी, मौलाना अब्दुल्ला और कई तालिब इल्म रहनुमा हमारे साथ थे। मैं शुरू से भूख हड़ताल के खिलाफ था। मेरे लिए भूखा रहना मुश्किल काम था, क्योंकि दिन में 5 वक्त खाना मेरी बचपन से आदत थी। मैं बाहर जेल के नल पर नहाने के लिए आया तो डब्बा हवालदार के मुंह पर दे मारा। अच्छा खासा झगड़ा हो गया। मुझे पकड़कर जेल के दफ्तर ले गया। साबिक आईजी जेल खाना जात हाफिज कासिम साहब इस वक्त सुपरिटेंडेंट जेल थे। उन्होंने बुलाकर कहा कि ये आपने क्या किया, आप पुराने आने जाने वाले हैं। मैंने उन्हें बताया कि एक मैं जेल काटूं और दूसरा भूखा रहूं, ये मेरे लिए नामुमकिन है। उन्होंने कुछ पुलिस गार्ड मंगवाई और मुझे पिंडी जेल से ट्रांसफ़र कर दिया। डेयरी में एक हवालाती के घर से कुछ मुलाकाती आए हुए थे। वो अपने साथ जो फ्रूट लाए उनमें से 2 केले खाकर अपनी भूख हड़ताल ख़त्म की। जेल में अलार्म। जब कैदी जेल में हंगामा करते तो जेल में सायरन बजता। कैदियों को फौरन हारकों और कोठरियों में बंद कर दिया जाता और हंगामा करने वालों पर हमला कर दिया जाता। जब एक जेल में अलार्म होता, खबर तकरीबन सारी जेलों में पहुंच जाती। मैं चूंकि हर जेल में हंगामा आराई करता था, इसलिए मेरा जेल का रिकॉर्ड ख़राब था। तब मैं जेल में तमाम बालकों के कैदियों से बनाकर रखता था, क्योंकि इनकी यही राय थी कि शेख रशीद अगर जेल में आ जाए तो रोटी का वजन भी ठीक हो जाता है और दाल को तड़का भी लग जाता है। मैं जेल के सारे कैदियों से अपने ताल्लुकात बनाकर रखता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो मेरी मदद करें। हम इस जेल में थे तो खुर्शीद जमान मरहूम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, मेरे गॉर्डन कॉलेज यूनियन के सेक्रेटरी जनरल थे। इंतहाई कम गो, खामोश तब और मोहब्बत करने वाले इंसान थे, लेकिन वक्त आने पर बहुत बहादुर आदमी थे। नौजवानों ने इसरार किया कि वो मगरिब की नमाज बाहर पढ़ेंगे। जेल सुपरिटेंडेंट ने इजाज़त न दी। वो चाहता था कि तलबा जल्द अपनी बारकों में बंद हो जाएं, और नौजवान इसके लिए तैयार न थे। थोड़ा सा हंगामा हुआ, नौजवानों ने गालियां दी, लेकिन बात टल गई। मगर इस हंगामे की खबर तमाम बैरकों में पहुंच चुकी थी। लियाकत बाग में खून रेजी। यूं तो मुतहिदा जमहूरी महाज की तश्कील के ऐलान से ही हुकूमती हल्कों में इज़्तिराब पैदा हो गया, लेकिन जब महाज ने सदर भुट्टो को अपनी मुतफिका आइनी तरमीम पेश की और साथ ही 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया, तो हुकूमती हल्कों का इज़्तिराब शिद्दत इख्तियार कर गया। लाठी और गोली की जुबान में बात करने वाली सरकार के एक सूबाई गवर्नर ने इंतहाई इश्तियारन बयान देते हुए पीपल पार्टी के कारकुनों को आखिरी राउंड के लिए तैयार रहने का हुक्म सादर कर दिया। पार्टी के हर प्राइमरी यूनिट को हदायत की गई कि वो 23 मार्च के इस इजलास को नाकाम बनाने के लिए कम से कम 10 आदमी रावलपिंडी भेजे, और इसके साथ ही जलसे को दरम भरम करने और ताकत आजमाई की मनसूबाबंदी की गई। फिर 23 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन खूनी ड्रामा लगाया गया। मुतहिदा महाज के जलसे की सदारत सिंध के मशहूर दीनी और रहनुमा सियासी लीडर पीर पगाड़ा ने की थी। खान अब्दुल वली खान और दूसरे ओपोजिशन लीडर एक रोज़ पहले इस खदशे का इजहार कर चुके थे कि ओपोजिशन के जलसे को दरम बरम करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। उन्हें यह भी इल्म था कि गवर्नर पंजाब और पीपल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा खार 3 रोज से पंजाब हाउस रावलपिंडी में मौजूद हैं। वो चंद घंटों के लिए 22 मार्च को लाहौर आए और दोबारा रावलपिंडी चले गए। नमाज जुमा के वक्त लियाकत बाग में लोगों के ठट के ठट लग गए। जब जलसा शुरू होने वाला था तो गोलियां चली, और फिर इन गोलियों में बंदूकों, रिवाल्वरों, पिस्तौलों और स्टील गन की आवाज़ें भी शामिल हो गई। इसके बावजूद अपोजिशन में शामिल हर जमात के लीडर स्टेज पर आते रहते और ये ऐलान करते रहे, गोलियां चलती रहेंगी लेकिन कारवान जमहूरियत आगे बढ़ता रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें और आराम से बैठ जाएं। इस जलसा गाह में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी कि नारे बुलंद होने लगे। फिर जलसा गाह के दूसरे हिस्सों से भी गोलियां चलने लगी। जलसा गाह के चारों तरफ मकानात की छतों से भी फायरिंग होने लगी। फायरिंग से कई अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के दौरान ही पीर पगाड़ा खान, अब्दुल वली खान, गौस बख्श बजिंजर, सरदार शौकत हयात खान, चौधरी ज़हूर इलाही, प्रोफेसर अब्दुल गफूर खान, मौलाना शाह अहमद नौरानी और अलहाज सरफराज वगैरह पहुंच गए। उन्होंने माइक संभाल ली और इस गुंडागर्दी और फायरिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐलान किया कि जो शख्स चाहे हमारे सीनों पर गोलियां चलाए, हमारे सीने हाजिर हैं। हम जमहूरियत के बगैर एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, ख्वाह हमें हलाक क्यों न कर दिया जाए। लोग गोलियों की बौछार के बावजूद जलसा गाह में बैठे हुए थे। उन्हें मुंतशिर करने के लिए यकायक आंसू गैस के गोले फेंके गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। दूसरी तरफ जो लोग सुबह सरहद से बसों के जरिए आए हुए थे, उन्होंने बसों को पेट्रोल डालकर जलाना शुरू किया। ऐसे मालूम होता था कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जिन लोगों को जलसा दरहम बरहम करने के लिए लाया गया है, उन्हें बाकायदा तरबियत दी गई है। इन गुंडों ने जलसों को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया।
जबरदस्त आंसू गैस की आड़ में अंधाधुंध वहशियाना फायरिंग की गई और चुन चुन कर गोलियां मारी गई। इनको इश्तियाल दिलाने के लिए गलीज गालियां तक दी गई। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक जलसा गाह में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक हुए और 75 जख्मी थे, लेकिन जाँ बहक होने वालों की तादाद 50 और मजरूबीन की तादाद सैकड़ों से भी तजावज़ कर गई। 50 लाशें सिर्फ सरहद वाले अपने साथ लेकर गए। इस रोज़ मैं मौत के मुंह से बाल बाल बचा। मैं चौधरी ज़हूर इलाही की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था। जलसा गाह में पहुंचने के बाद स्टेज पर खड़ा था कि यकायक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। इस जलसे में बड़ी तादाद में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन सुर्ख टोपियां पहने हुए शरीक थे। इस कदर गोली मैंने कभी ना देखी थी। जलसा दरहम बरहम हो गया। सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली गोलियों का कोई मुकाबला न कर सका। सब सियासतदान गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए और मैं बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुकाबला करता रहा। मुझे इस बात का मलाल था कि मुझे किसी ने गाड़ी में बैठने की भी दावत तक न दी। मैंने पैदल ही गॉर्डन कॉलेज की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। पीपल पार्टी ने शहर में सख्त खूनरेजी की थी और गुंडों के साथ SSF ने भी फायरिंग में हिस्सा लिया। मैंने 1997 के हिंदुओं और सिखों के वाकयात सुने हुए थे। एक मरतबा आर्या मोहल्ले की मस्जिद में वजू करते लोगों को छुरियां मारी गई। इस मुनज़्ज़म तरीके से गोली चलाई गई कि लियाकत बाग मैदान का कारजार बन गया और भागने की जगह ही न रही। अबूरी प्रिंसिपल। मैंने गॉर्डन कॉलेज में एक नया कदम उठाया और गॉर्डन कॉलेज पर कब्जा कर लिया। इन दिनों गॉर्डन कॉलेज में 3 प्रिंसिपलों की लड़ाइयाँ थी। तलबा ग्रुपों में बटे हुए थे। इस दिन सारे अखबारों में शहसुर्खियाँ लगी कि शेख रशीद अहमद गॉर्डन कॉलेज के अबूरी प्रिंसिपल बन गए हैं। पूरा हफ्ता नहायत ऐसा तरीके से कॉलेज चलाया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इसके असरात अच्छे नहीं पड़ रहे। इस मसले से अपने आप को बाहर निकाल लिया। अमली सियासत में हिस्सा। जनवरी सन 1977 में जब भुट्टो ने गैर मुतवक्का तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दी तो पिंडी से सूबाई नशिस्त की ख्वाहिश लेकर मैं तहरीक इस्तिकलाल में शामिल हो गया। कॉलेज लाइफ से ही मेरे एयर मार्शल असगर खान से ताल्लुकात कायम हो चुके थे। दर हकीकत मैं आने वाले वक्त के लिए अपने आप को मुतारिफ करवा रहा था। इसलिए कॉलेज लाइफ के बाद मुजीबुर रहमान शामी के तवसत से मेरा जावेद हाशमी हफीज़ खान का एक दिन तहरीक इस्तिकलाल में शमूलियत का ऐलान हुआ। तय यूँ पाया कि तीनों अशखास को तहरीक इस्तिकलाल की तरफ से सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाएगा और मुजीबुर रहमान शामी की यकीनदानी पर तीनों नौजवान तालिब इल्म लीडर तहरीक इस्तिकलाल में शामिल हो गए और तहरीक इस्तिकलाल को एक नौजवान क़यादत मिल गई। भुट्टो ने वक़्त से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया। जब सियासतदानों की डाक सेंसर की जाती थी तो ख़त किताबत से भुट्टो ने अंदाज़ा लगाया कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इस मौके से भुट्टो ने फ़ायदा उठाया और जब कौमी इत्तेहाद ने इसके खिलाफ मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए तो इस इत्तेहाद में खाकसार पार्टी भी शामिल थी। सारे मुल्क में खाकसारों ने एक ही सूबाई टिकट का मुतालबा किया जो कि PP2 में मेरा हल्का इंतखाब था। मेरी उस वक़्त की इत्तला के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश के मुताबिक किया गया ताकि मैं असम्बली में ना पहुँच सकूँ। खाकसारों ने ये सीट टिकट लेने के बाद परवेज़ अल्ताफ़ को दे दी। परवेज़ अल्ताफ़ इस रात खाकसार तहरीक में शामिल हुए थे और इनके अमजद कुरैशी के वालिद रफ़ीक कुरैशी मरहूम के मशहूर खाकसार से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जहाँ का ये सारा प्लान तैयार किया गया। मैंने इस बारे में बड़ी मज़ाहमत की। कायदीन की हाई कमान बैठी तो मेरी नशिस्त के मसले पर टास पड़ा, जिसमें नशिस्त फिर तहरीक इस्तिकलाल को मिल गई। लेकिन मलक वज़ीर आला ने, जो कि तहरीक इस्तिकलाल के नायब सदर थे, ये सीट मुझे देने की बजाय पंजाब के नायब सदर रफ़ी भट्ट को दे दी, जिनकी सारी काबिलियत एयर मार्शल को अपने घर ठहराना और ज़रूरत पड़ने पर माली मामलात में हाथ बटाना था। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये फैसला सुना कि टिकट रफ़ी भट्ट को दे दिया गया है और रफ़ी भट्ट की मकबूलियत का ये आलम था कि वो 10 आदमियों का जलसा भी नहीं कर सकते थे। जब बात करते थे तो मुँह से थूकें निकलती थी। मैंने इसके बावजूद 9 मुख्तलिफ जगहों पर कागजात दाखिल करवाए, लेकिन किसी जगह से मुझे टिकट ना मिला। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि मैं चौधरी ज़हूर इलाही के हल्का इंतखाब में काम करूं। चौधरी ज़हूर इलाही को भुट्टो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रोल के तहत जेल भेज चुके थे, इसलिए मैंने सारा जोर उनके हल्के में लगा दिया। गुजरात शहर में जब तक जलसे में तकरीर के लिए मेरा नाम ना होता जलसा नाकाम हो जाता, लेकिन रावलपिंडी में हल्का 38 में असगर खान की भरपूर हमायत की, क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है।